रुद्राक्ष बहुत ही ध्यान से राघवन को ही देख रहा था। वहीं राघवन सबको देख रहा था। सगाई होने के बाद सबने नाच गाना शुरू कर दिया था। वहीं आराध्या के लहंगे में कुछ परेशानी हो गई थी। वो अपने लहंगे को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसका दुपट्टा उसके लहंगे में फंस रहा था। उसने देखा कि सब बिजी हैं, तो वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अपने कमरे में जाते हुए वो खुद से बोली, ना जाने इस लहंगे में अब क्या हो गया है। हमें डांस करना था, लेकिन इसने तो परेशान करके रख दिया। ये बोलते हुए वो अपने कमरे के अंदर चली गई। उसने अपने दुपट्टे को निकाला और अपने लहंगे को फिर से सही से बांधने लगी। फिर उसने अपने दुपट्टे को अपने कंधे पर रखा और उसमें पिन लगाने लगी। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा तो उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसे पक्का यकीन था कि उसने आईने में किसी को तो अपने पीछे देखा था। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा लगाया और अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही कमरे से बाहर आई तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन वहां पर किसी के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, जिससे उसे पक्का यकीन हो गया कि वहां पर कोई तो था। वो ये सोच रही थी कि तभी वहां पर रुद्राक्ष आ गया। उसे सामने देखकर आराध्या बोली, रुद्र, क्या आप यहीं पर थे? उसके ये पूछने पर रुद्राक्ष ने उसे देखा और बोला, नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। रुद्राक्ष के ये बोलने पर आराध्या ने मन में सोचा, शायद उसे वहम हुआ होगा, और वो बोली, लगता है हमें वहम हुआ होगा, चलिए नीचे चलते हैं। ये बोलकर वो जाने लगी तो रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, मुझे बताओ क्या बात है? तो इस पर आराध्या बोली, कुछ नहीं, वो हम बस अपना दुपट्टा सही करने आए थे। पता नहीं कैसे हमारे लहंगे में फंस रहा था। हम जैसे ही दुपट्टा सही करते हुए आईने में देखने लगे तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा था। आराध्या की बात सुनकर रुद्राक्ष बोला, क्या तुमने देखा था कि वो कौन था? तो इस पर आराध्या ने ना में सिर हिला दिया और बोली, हम ये तो नहीं देख पाए कि वो कौन था, लेकिन हमें लगा जैसे कोई था हमारे पीछे, क्योंकि जब तक हमने कमरे से बाहर आकर देखा तब तक तो वो इंसान वहां से जा चुका था। लेकिन शायद हमें लग रहा है कि ये हमारा वहम भी हो सकता है। आराध्या की बात पर रुद्राक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। ये बोलकर उसने आराध्या को तो ये यकीन दिला दिया कि उसे वहम हुआ था, लेकिन रुद्राक्ष को लग रहा था कि सच में यहाँ कोई था। उसने अपने फोन को निकाला और आराध्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम नीचे जाओ, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम है। उसके ये बोलने पर आराध्या नीचे चली गई। वहीं रुद्राक्ष ने अपना फोन निकाला और शेरा और युवराज को फोन करके बोला, जल्दी से स्टडी रूम में आओ। ये बोलकर वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष के स्टडी रूम्स में रुद्राक्ष, शेरा, युवराज, मिहिर और निर्वाण थे। तभी शेरा बोला, क्या बात है भाई, आपने हमें इस तरह से अचानक से क्यों बुलाया? तो इस पर रुद्राक्ष बोला, मैंशन की सारी सीसीटीवी कैमराज को सही से चेक करो, और खास करके उस कैमरा को जरूर चेक करना जो आराध्या के रूम के बाहर लगे हुए हैं। ये सुनकर मिहिर बोला, लेकिन हुआ क्या है? तो इस पर रुद्राक्ष बोला, आराध्या को शक है कि शायद उसके कमरे के बाहर कोई था। ये बोलकर उसने वो सब बताया जो आराध्या ने उसे बताया था। तो ये सुनकर निर्वाण बोला, किसी की इतनी हिम्मत की वो ऐसा करे? मुझे एक बार पता चल जाए, मैं उसे जान से मार दूंगा। इस पर रुद्राक्ष बोला, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन है जो उस पर नजर रख रहा है। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। ये बोलते हुए रुद्राक्ष की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। युवराज और शेरा ने जल्दी से सारे बॉडीगार्ड्स को फोन किया और उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा। वहीं जल्दी से युवराज ने अपने लैपटॉप को खोला और उसमें मैंशन की सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगा। उसने देखा कि मैंशन के सारे कैमरे काम कर रहे थे, बस सिर्फ वो 2 कैमरे छोड़कर, जो एक आराध्या के कमरे के बाहर लगा था और एक उस कॉरिडोर में था जहां से आराध्या का कमरा आता था। उन 2 कैमरों को बंद देखकर युवराज हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखने लगा और बोला, भाई, मैंशन के सारे कैमरे अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन ये 2 कैमरे हैं जो बंद है, और ये वही 2 कैमरे हैं जो भाभी के रूम के आसपास लगे हुए हैं। युवराज के ये बोलने पर रुद्राक्ष ने लैपटॉप को अपनी तरफ घुमाया और चेक करने लगा। ये देखकर उसकी मुट्ठियां कस गईं और वो गुस्से में बोला, ये सब जानबूझकर किया गया है। शायद उसे पता था कि उसकी हरकत अगर किसी को पता चल गई तो सीसीटीवी कैमरे में चेक किया जाएगा। फिर उसने जल्दी से उस टाइम को याद किया जब वो आराध्या के पास गया था। वो ठीक आधे घंटे पहले आराध्या के पास गया था। उसने युवराज से आधे घंटे पहले की फुटेज चलाने के लिए कहा जहां पर फंक्शन चल रहा था। उसके बोलने पर युवराज ने आधे घंटे पहले की फुटेज चलाई जिसमें सब दिखाई दे रहे थे। फंक्शन की वजह से इतने मेहमान थे और इतनी भीड़ थी, जिसकी वजह से ये पता लगाना नामुमकिन था कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। ये देखकर युवराज बोला, भाई, ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, जिसकी वजह से हम ये पता लगा ही नहीं सकते कि यहाँ से कौन कब गया और कब आ गया। उसके ये बोलने पर रुद्राक्ष ने जोर से अपने हाथ को टेबल पर मारा और गुस्से में बोला, ये जरूर उस राघवन का ही काम होगा, मुझे उस पर पूरा शक है।
तो इस पर मिहिर बोला, रुद्र, हम ऐसे ही किसी पर भी शक नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो आदमी नया है हमारे लिए, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है न कि वही गलत हो। तो इस पर रुद्राक्ष बोला, मुझे पूरा शक है कि इसमें उसी का हाथ है। वो जरूर किसी मकसद की वजह से हमारी जिंदगी में आया है। पता लगाना ही होगा कि ये राघवन है कौन। ये बोलकर उसने शेरा की तरफ देखा और बोला, पता लगाओ कि ये राघवन कौन है। मुझे इसके बारे में हर एक बात जाननी है। कौन है, कहाँ से आया है और आखिर मुझसे ही क्यों टकराया है। उसके ये बोलने पर शेरा और युवराज ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी निर्वाण बोला, अब पता तो लगा नहीं सकते, लेकिन नीचे सगाई चल रही है और अगर हम अभी वहाँ पर नहीं गए तो सब हमें ढूंढते हुए जरूर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके ये बोलने पर रुद्राक्ष ने कहा, हाँ, हमें नीचे चलना चाहिए। वो सब नीचे आ गए जहाँ पर सगाई का फंक्शन चल रहा था। रुद्राक्ष अभी भी राघवन को घूर कर देख रहा था। तभी आराध्या उसके पास आई और बोली, चलिए ना, हम भी डांस करते हैं। हम कितनी देर से आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बोलने पर रुद्राक्ष मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मेरे साथ डांस करना है। तो इस पर आराध्या ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। उसकी मासूमियत देखकर रुद्राक्ष को उस पर प्यार आने लगा। उसने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर की तरफ ले गया और उसके साथ डांस करने लगा। थोड़ी देर बाद सगाई का फंक्शन खत्म हो गया। सबसे मिलने के बाद राघवन वहां से जाने लगा कि तभी रुद्राक्ष उसे रोकते हुए बोला, मिस्टर राघवन। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर राघवन पीछे मुड़ा और उसे मुस्कुराते हुए देखकर बोला, जी मिस्टर खुराना, बताइए। तो इस पर रुद्राक्ष ने अपने हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट को राघवन के हाथ में रखा और बोला, हमारे घर में जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। ये सगाई का रिटर्न गिफ्ट है, इसे लेते जाइए। ये बोलकर उसने वो गिफ्ट राघवन के हाथ में रख दिया। राघवन ने एक नजर रुद्राक्ष की तरफ देखा और बोला, आपसे मिला हर तोहफा हमें कबूल है। उसके ये बोलने पर रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी तो आपको मेरी तरफ से बहुत से तोहफे मिलेंगे मिस्टर राघवन, बस आप उन्हें कबूल करते जाइएगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, जिसे देखकर राघवन को चिढ़ मच रही थी। राघवन ने वो गिफ्ट अपने साथ में खड़े हुए आदमी को दिया और रुद्राक्ष से बोला, तो ठीक है मिस्टर खुराना, फिर मिलते हैं। ये बोलकर उसने अपना हाथ रुद्राक्ष की तरफ बढ़ा दिया। रुद्राक्ष ने एक बार उसके हाथ की तरफ देखा और फिर एक नजर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं, दोबारा मिलना तो होगा ही। ये बोलकर उसने राघवन से अपना हाथ मिला लिया। अगले 2 दिन यूं ही निकल गए हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में। सबने बहुत एंजॉय किया और देखते ही देखते अर्जुन और सांझ की शादी का दिन भी आ गया। सांझ को सारी लड़कियां मिलकर तैयार कर रही थीं। आराध्या ने गोल्डन कलर का बहुत ही प्यारा सा लहंगा पहना था और उस पर से एक डायमंड का सेट गले में पहन रखा था। वो आज किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। वहीं सांझ लाल जोड़े में सजी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज तो सांझ की नजरें उसे खुद को भी देखने से कतरा रही थीं। आराध्या ने जब देखा कि सांझ आईने में खुद को भी नहीं देख रही है, तो उसने मुस्कुराते हुए सांझ के चेहरे को उठाया और आईने की तरफ इशारा करते हुए बोली, एक बार खुद को देख भी लीजिए भाभी। आराध्या के ये बोलने पर सांझ शर्मा गई और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस। उसने इतना कहा ही था कि आराध्या बोली, इतना क्यों शर्मा रही हो, आप दोनों तो एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं। तो इस पर सांझ बोली, हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे एक अलग ही बेचैनी हो रही है, जैसे नई नवेली दुल्हन को होती है। ऐसा लग रहा है जैसे आज के बाद सब बदलने वाला है। तो इस पर आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो है, क्योंकि अब आप ऑफिशियली उनकी वाइफ बनने वाली हो। आराध्या के ये बोलने पर सांझ और भी ज्यादा शर्मा गई। तभी विधि जी कमरे में आते हुए बोली, चलो चलो लड़कियों, अगर हमारी दुल्हन तैयार हो गई है तो जल्दी से दुल्हन को लेकर मंडप की तरफ आओ। हमारा दूल्हा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है अपनी दुल्हन का। विधि जी के ये बोलने पर सांझ और भी ज्यादा शर्मा गई और वहीं सारी लड़कियां उसे देखकर हंसने लगीं। थोड़ी देर में सांझ को लेकर सारी लड़कियां मंडप पर पहुंच गईं। उसे अर्जुन के बगल में बैठा दिया गया। अर्जुन जो सांझ को देखने के लिए बहुत ही बेसब्र हो रहा था, उसने जैसे ही सांझ को देखा तो वो उसे देखता रह गया। तभी रुद्राक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, होने वाले साले साहब, अपने होश को संवारिए, आप ही की बीवी है और आप ही के साथ जाएगी। उसके ये बोलने पर अर्जुन अचानक से अपनी सोच से बाहर आया और सकपकाते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही देख रहा था। तो इस पर सब लड़के हंस पड़े। धीरे धीरे करके शादी की विधियां आगे बढ़ने लगीं और देखते ही देखते अर्जुन और सांझ की शादी हो गई। जैसे ही अर्जुन ने सांझ की मांग में सिंदूर भरा तो सांझ की आंख से एक आंसू बहकर नीचे गिर गया। उसे देखकर अर्जुन ने उस आंसू को अपने हाथ से पोंछा और उससे बोला, अब तुम्हें कभी नहीं रोना पड़ेगा और मेरी वजह से तो कभी भी नहीं। अर्जुन की ये बात सुनकर सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे करके उन्होंने सबके पैर छुए। सबका आशीर्वाद लेने के बाद अर्जुन सांझ को लेकर अपने दादाजी के पास आ गया। पृथ्वी जी अपने पोते और पोता बहू को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखा
अर्जुन ने और सांझ ने उनके पैर छू लिए, जिस पर पृथ्वी जी ने अपने हाथों को बहुत ही हल्के से हिलाया। ये देखकर सब मुस्कुरा दिया। वहीं अपने कमरे में मेनका इधर से उधर चक्कर लगाते हुए किसी को फोन लगा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी उसका फोन उठा नहीं रहा था। ये देखकर मेनका ने गुस्से में अपने फोन को देखा और अपने फोन को बेड पर पटकते हुए बोली, आखिर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो काव्या बेटा? अपनी माँ से ऐसी भी क्या नाराजगी है तुम्हें, जो तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती हो? तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे जाने की वजह से मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। क्या तुम्हें अपनी माँ की जरा सी भी याद नहीं आती? ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने अचानक से अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया और देखते ही देखते वो चक्कर खाकर फर्श पर गिर गई। अर्जुन और सांझ की शादी हो गई थी, लेकिन अब उनकी शादी की बात की रस्में होनी थी, जिसके लिए विधि जी मेनका को ढूंढ रही थी, क्योंकि उनके घर में आए हुए सारे मेहमान बार बार यही पूछ रहे थे कि आखिर मेनका अर्जुन की शादी में नजर क्यों नहीं आ रही है। घर के अंदर चाहे कितनी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन विधि जी नहीं चाहती थी कि दुनिया को ये पता चले कि मेनका और अर्जुन के बीच में सच में सौतेला रिश्ता है। वो मेनका को ढूंढते हुए उसके कमरे तक आ गईं। उन्होंने पहले उसके कमरे के दरवाजे को बजाया और बोली, मेनका, क्या तुम अंदर हो? जब उनके बोलने पर किसी ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने धीरे से दरवाजे को खोला। वो धीरे धीरे अंदर आते हुए बोली, मेनका कहाँ हो तुम? वो जैसे ही कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि मेनका बेसुध सी हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी। ये देखकर विधि जी की एकदम से चीख निकल गई और वो चिल्लाते हुए बोली, मेनका। ये बोलते हुए वो उसके पास गईं और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेनका को तो कोई होश ही नहीं था। वहीं विक्रम जी मेनका के कमरे के सामने से निकलकर जा रहे थे कि तभी उन्होंने विधि जी के चीखने की आवाज सुनी, तो वो भागते हुए कमरे के अंदर आए। उन्होंने देखा कि विधि जी बेहोश पड़ी मेनका को उठाने की कोशिश कर रही थीं। वो उनके पास आए और बोले, भाभी क्या हो गया? तो इस पर विधि जी बोली, पता नहीं भाई साहब, मैं तो मेनका को यहाँ पर लेने के लिए आई थी। सब नीचे इसके बारे में पूछ रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये बेहोश पड़ी है। विधि जी के ये बोलने पर विक्रम जी ने जल्दी से आकर मेनका को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो बेहोश है। उन्होंने जल्दी से उसे अपने गोद में उठाया और बाहर की तरफ भागे। अब क्या होगा आगे, आखिर क्या हुआ है मेनका को, जानने के लिए सुनते रहिए मेरे प्यार की तो इंतहा।